कभी कभी ये टॉन्सिल्स फूल कर बड़ी हो जाती है। उस समय टॉन्सिल्स में लिम्फ की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर लिम्फ की ये जो टॉन्सिल्स होता है ना थोड़ा सा फूल जाती है, जिसको कहते हैं ना गिल्टी निकली है ना। बच्चे का गाँव में कहते हैं कि गिल्टी निकली है, तो गिल्टी नहीं होती है, दरअसल टॉन्सिल जो होता है उसमें लिम्फ का जमाव हो जाने के कारण वो थोड़ा सा फूल जाती है और वहाँ पर दर्द करने लगता है। क्लियर है यहाँ तक? थाइमस ग्रंथि क्या करती है, ये हमें जब तक हम बच्चे रहते हैं तब तक तो पूरी तरह से एक्टिव की रहेगी, जवान रहेंगे। धीरे धीरे बढ़ता हम जैसे हमारे आकार में वृद्धि होगी तो ये धीरे धीरे खत्म होता हुआ चला जाएगा। धीरे धीरे क्या करेगा, खत्म होता हुआ चला जाएगा। और जब ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा उसी वक्त से हमारा बुढ़ापा चालू। इसलिए कहते हैं कि अगर हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि ना हो तो बचपन से ही बच्चे जय हिंद फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल पीएसएस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो है हमारा लिम्फ के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। लिम्फ को कहते हैं बाबू लसिका। क्या कहेंगे? लिम्फ को कहते हैं लसिका। अब यहाँ पर देखिए लसिका तंत्र क्या होता है। लसिका तंत्र को आपको समझा दिए थे अच्छे से। तंत्र मतलब क्या होता है, जहां पर कई सारे अंग मिलकर एक ही काम को करते हैं, उसको उस सिस्टम को कहते हैं तंत्र कहते हैं। अब यहाँ पर लसिका भी कई सारे अंग मिलकर एक ही काम को करेंगे, जिसको हम लसिका तंत्र कहते हैं। अब लसिका तंत्र में आपका लसिका वाहिनी आ जाएगी, लसिका नोड आ जाएगा, लसिका गांठें हो जाएंगी, इन सभी लसिका पिंड आ जाएंगे, टॉन्सिल्स आ जाएंगी, थाइमस ग्रंथि आ जाएगी, प्लीहा आ जाएगी। ये सभी क्या है, लसिका के ही एक अंग होते हैं। अंग तो समझ गए। अब ये सब मिलकर एक ही काम को करेंगे, इस तंत्र को कहते हैं लसिका तंत्र कहते हैं। क्लियर है बाबू? जो लसिका होती है, लसिका एक रंगहीन तरल पदार्थ पाया जाता है। ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक भी है। चूंकि आप संयोजी ऊतक वाले चैप्टर नहीं देखे हैं तो उसको जाकर जरूर देख लीजिए, वहां पर बिल्कुल डीपली बताएं कि संयोजी ऊतक होता क्या है। तो ये रंगहीन तरल पदार्थ होता है जो हमारे रुधिर से छन कर बनता है। इसका निर्माण कैसे होता है बाबू? ये इसके लिए कोई अलग अंग नहीं पाए जाएंगे निर्माण के लिए, ये हमारे रुधिर केशिकाओं से छन कर ही इसका निर्माण होता है। अब यहाँ पर जैसे एक चित्र बना दिए हैं, ये वाला सिरा है, ये वाला आपका जो नीला वाला बना है इसको कहते हैं हम सिरा केशिकाएं। क्या कहेंगे बाबू? सिरा केशिकाएं। अब उस वाले लाल वाले को कहेंगे हम धमनी केशिकाएं। और धमनी और सिरा जहां पर मिलेंगी उस भाग को कहते हैं हम केशिका। क्या कहेंगे बाबू? केशिका जाल कहेंगे या फिर केशिका कहेंगे। अब केशिकाओं में जहां पर केशिकाएं मिलती हैं वहां पर आपके लिम्फ केशिकाओं का निर्माण होता है। क्या होगा बाबू? लिम्फ केशिकाओं का निर्माण होता है। अब लिम्फ केशिकाएं क्या करेंगी, इनसे जो पदार्थ छन जाते हैं, यहाँ पर ब्लड का आदान प्रदान हो रहा है, शुद्ध और अशुद्ध रुधिर का आदान प्रदान होता है। तो यहीं पर आदान प्रदान करते वक्त तो कुछ पदार्थ छन जाते हैं, प्लाज्मा के माध्यम से कुछ पदार्थ छन जाते हैं। अब जो पदार्थ छनेंगे वो इसी लिम्फ केशिकाओं में आ जाते हैं। अब लिम्फ केशिकाएं क्या करेंगे बाबू, यहां से उन सभी पदार्थों को ले जाएंगी लिम्फ नोड में। कहां पर जाएंगी? लिम्फ नोड में। अब लिम्फ नोड से फिर धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हुए चला जाएगा आपके हार्ट में। आप एक चीज याद रखना हमेशा कि जो लसिका होती है ये सिर्फ एक ही ओर बहता है। कितनी ओर बाबू? एक ही ओर बहेगा। और कहां से? पूरे शरीर से लसिका बटोर कर लाएगा आपके हार्ट में। कहां पर लाएगा? हार्ट में लाता है। लेकिन हार्ट से वापस वहां पर फिर नहीं जाता है, क्योंकि उसमें हार्ट में आपका ब्लड पाया जाता है और लसिका भी वहीं पर मिल जाती है। क्लियर है यहाँ तक? तो लसिका के लिए कोई स्पेशल नली नहीं होगी जो कि पूरे शरीर में ले जाएगी। लसिका क्या होती है, एक स्पेशल नली होती है जो पूरे शरीर से पूरी लसिका को लेकर आएगी आपके जो हार्ट वाला पार्ट होता है बाबू। जैसे ये वाला देखिए, यहाँ पर हार्ट बना दे रहे हैं ये आपका हार्ट है। ये देखिए आपका हार्ट बन गया। यहां पर क्या होता है कि जो लसिका आपकी आ रही है, लसिका जो आपकी आ रही है बाबू, तो ये लसिका आएगी आपकी महाशिरा में। कहाँ आएगी? महाशिरा में आएगी। तो महाशिरा के द्वारा फिर छोड़ देगी आपके दाएं अलिंद में। फिर वही पूरी प्रक्रिया चालू हो जाएगी, ब्लड में मिल जाएगा। अब ये क्या करेगा, फिर यहाँ से आएगा, पूरे शरीर से आएगा रुधिर। धमनी लेकर आता है पूरे शरीर से ब्लड, हार्ट से ब्लड को धमनी लेकर आता है। तो धमनी में जैसे आएगा फिर यहीं पर मिलेगा। फिर यहीं पर क्या होगा, लिम्फ केशिकाओं का जाल बिछा रहेगा। और यहाँ पर जितने छन कर आएंगे वो लिम्फ केशिकाओं में आएंगे। अब लिम्फ केशिकाओं के द्वारा फिर ऐसे ऊपर चले जाएंगे, यहीं पर आएंगे, एंट्री करेंगे। क्लियर है यहाँ तक?
तो आप लिम्फ वाला समझ गए कि लिम्फ बनता कैसे है और पूरे शरीर में फ्लो कैसे होता है। तो लिम्फ का बहाव एक ही तरफ होता है और इसलिए इसमें लिम्फ केशिकाओं में ही, लिम्फ वाहिनियों में ही एक वाल्व पाया जाता है। क्या बाबू? वाल्व पाया जाता है। जैसे आपका जो सिरा वाला भाग है, सिरा वाले में भी आपका वाल्व पाया जाता है और लिम्फ वाले में भी वाल्व पाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये वाल्व क्या करता है? एक और फ्लो होने का सहारा देता है। मीन्स ये ब्लड को एक ही और फ्लो होने देगा, बहने देगा, वहां से वापस नहीं आने देगा। तो यहीं से जितनी भी आपकी लिम्फ लसिका के निर्माण होगा, ये एक और बहने देगा, वहां से वापस नहीं आने देगा। जैसे ही वापस आएगा तुरंत वाल्व बंद हो जाता है, खुलेगा तो जाने देगा मार्ग, जैसे वापस आएगा तो बंद हो जाएगा वाल्व। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देख लेते हैं कि इसमें आपके लसिका में आरबीसी नहीं पाई जाती है। आरबीसी ना होने के कारण इसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है। यह दूध की जैसे पाया जाता है हमारे शरीर में। अब इसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाएगी। व्हाइट ब्लड मिस श्वेत रुधिर कणिकाओं की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसमें और क्या क्या पाया जाता है? तो लसिका में ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसी अम्ल, विटामिन, लवण और जितने भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, आपकी कोशिकाओं की मरम्मत करते वक्त कुछ अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण हो जाता है, उन पदार्थ भी लसिका में ही मिल जाते हैं। अब आगे देख लेते हैं, इसमें लसिका में आपके फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है। अब फाइब्रिनोजन प्रोटीन आपको हार्ट वाले चैप्टर में बताए थे कि फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रम्बिन मीन्स ब्लड वाले चैप्टर में बताए थे, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रम्बिन दो प्रोटीन का निर्माण होता है हमारे शरीर में। अब इन दो प्रोटीनों का काम क्या होता है? एक का तो होता है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, एक का काम होता है कि जो प्लाज्मा का रंग है उसको थोड़ा सा पीला प्रदान करना, पीलापन प्रदान करना, ये प्रोथ्रम्बिन का काम होता है। अब फाइब्रिनोजन का क्या काम होता है बाबू? ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अब आज बताइए कि जब हमारे लसिका तंत्र में फाइब्रिनोजन पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है ये भी क्या करेगा? रुधिर का थक्का बनाने में मदद करेगा, ये भी रुधिर का थक्का बना सकता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देख लेते हैं कि लसिका गांठ किसे कहते हैं? तो लसिका गांठ बाबू जहां पर आपकी दो लसिका वाहिनी मिलेगी, जैसे एक ये है, एक लसिका वाहिनी है, एक लसिका वाहिनी है, जहां पर ये मिलेगी इस वाले भाग में एक गांठ का निर्माण करती है। इस वाले गांठ को कहते हैं हम बाबू लिम्फ गांठ या फिर लसिका गांठ कहेंगे। ये देखिए, एक वाहिनी ये आई है, एक वाहिनी ये आई है, तो ये दोनों वाहिनी जहां पर मिल रहे हैं इस भाग को कहेंगे हम लसिका गांठें। अब सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में गांठें कहां कहां पर पाई जाती हैं? तो आपके भुजा वाले क्षेत्र में, जहां पर ये दोनों हाथ में जुड़ते हैं, इस वाले क्षेत्र में, कंधे पर और इस वाले क्षेत्र में, यहाँ पर सबसे ज्यादा लसिका गांठें पाई जाएंगी। और पैर वाले जो जंघा का क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज्यादा लसिका गांठें पाई जाएंगी। गर्दन वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा लसिका गांठें पाई जाएंगी। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है कि किस किस क्षेत्र में सबसे अधिक लसिका गांठें पाई जा रही हैं। यहाँ पर कंधे पर, दोनों कंधे पर, आपके जो जंघा है यहाँ पर, बीच वाले सिरे पर और गर्दन वाले क्षेत्र में सबसे अधिक लसिका गांठें पाई जाती हैं। अब लसिका गांठों का काम क्या होता है इसका समझ लेते हैं। आगे देखिए बाबू, सबसे बड़ी, पहले यहाँ पर लसिका गांठों का काम समझ लेते हैं। तो लसिका गांठों का काम क्या होता है कि हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने का काम करता है तो वो उसका निर्माण करती है लसिका गांठें। लसिका गांठों का काम क्या है बाबू? ये करेगा, लिम्फोसाइट का निर्माण करेगा। किसका? लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। अब लिम्फोसाइट का निर्माण करेगा तो ये लिम्फोसाइट क्या होता है बाबू? जितने भी रोगाणु एंट्री करेंगे घर में, हमारे शरीर में, मीन्स हमारे शरीर में जितने रोगाणु एंट्री करेंगे उन सभी रोगाणुओं को ये मार मार कर खत्म कर देता है। तो लिम्फोसाइट का काम समझ गए कि लिम्फोसाइट का काम क्या होगा? तो इसमें टी लिम्फोसाइट भी पाया जाता है। कौन सा बाबू? टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसका शेप कैसा होता है? टी टाइप में होता है, तो इसको टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। वहां पर टी लिम्फोसाइट का निर्माण होगा, ये रोगों को मारने में मदद करता है हमारी। इसलिए कहा जाता है, एक शब्दों में कहा जाता है कि जो लसिका, पूरा लसिका होता है वो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है, ये इसका प्रमुख काम होता है। अब आगे देख लेते हैं कि सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि जो होती है, सबसे बड़ी लसिका ऊतक या सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि, इसको हम कहते हैं प्लीहा। क्या कहेंगे बाबू? प्लीहा कहेंगे। तो प्लीहा सबसे बड़ी लसिका ऊतक होती है। इसका काम क्या होता है कि प्लीहा में जितने भी आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जितने भी आप मरेंगे वो सब के सब कहां पर जाएंगे? प्लीहे में ही जाकर मरते हैं। इसलिए इसको रुधिर की कब्र भी कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? रुधिर का कब्रिस्तान या रुधिर का कब्र भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक?
और इसको क्या कहेंगे, ये इसमें चूंकि सारे रुधिराणु जाकर वहीं पर मर रहे हैं, इसलिए इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं, रुधिर का बैंक भी कहते हैं। ये आवश्यकता पड़ने पर कुछ मात्रा में स्टोर करके रुधिर को रखता है, आवश्यकता पड़ने पर ये दे देता है, वहां से ट्रांसपोर्ट कर देता है। आगे देखते हैं कि लसिका से निर्मित अंग, हमारे शरीर में कुछ अंग होते हैं जो कि लसिका से ही निर्मित होते हैं। जैसे आपका जो रुधिर वाहिनियों से निर्मित कुछ अंग होते हैं, वो अंग दूसरे कहलाएंगे, जैसे आपका महाधमनी, महाशिरा, ये सब रुधिर वाहिनियों से निर्मित अंग होते हैं। वैसे लसिका से निर्मित कुछ अंग भी होते हैं हमारे शरीर में, उन अंगों को देखते हैं। सबसे पहले लसिका गांठें आ जाएंगी। लसिका गांठों का काम क्या होता है, लिम्फोसाइट का निर्माण करना और ये रोगों से रक्षा प्रदान करना हमारे लसिका गांठों का काम होता है। क्लियर है। लसिका पिंड कहां पर पाए जाएंगे, लसिका पिंड, जैसे लसिका गांठें हैं बाबू, आगे दो वाहिनी निकल रही है, लसिका वाहिनी। अब इन्हीं लसिका वाहिनी में जगह जगह पर ऐसे छोटे छोटे पिंडक बने होते हैं, इसको कहते हैं हम लसिका पिंड। क्लियर है। इसको क्या कहेंगे, लसिका पिंड कहेंगे। आगे है प्लीहा। तो सबसे बड़ा लसिका ऊतक क्या है, प्लीहा। ये कहां पर पाया जाएगा, जो हमारा स्टमक होता है, पेट होता है ना, पेट के जस्ट बगल में, पेट के जस्ट बगल में होता है आपका प्लीहा पाया जाता है। इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं या फिर रुधिर की कब्र भी कहते हैं। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे शरीर में। सबसे बड़ा अगर रोल की बात करें कि जो हमें बुढ़ाना या फिर जवान रखता है, वो थाइमस ग्रंथि ही करती है। ये छोटे बच्चों से लेकर 18 वर्ष तक की आयु तक अच्छे से पूर्ण रूप से विकसित होता है। उसके बाद ये धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। इसको कैसे घटता है, देखिए, जो थाइमस ग्रंथि होती है ये आपके पाया जाएगा चेस्ट हिस्से पे, जो हार्ट होता है, हार्ट के जस्ट ऊपर, हार्ट के जस्ट ऊपर थोड़ा सा दो लोब में पाया जाएगा। कितने बाबू, दो लोब में पाया जाएगा। एक इधर होता है, एक इधर होता है, दोनों लेकिन सटे हुए रहते हैं। तो इसका काम क्या होता है, ये हमें, थाइमस ग्रंथि क्या करती है, ये हमें जब तक हम बच्चे रहते हैं तब तक तो पूरी तरह से एक्टिव किए रहेगी, जवान रहेंगे। धीरे धीरे बढ़ता हम जैसे हमारे आकार में वृद्धि होगी, तो ये धीरे धीरे खत्म होता हुआ चला जाएगा। धीरे धीरे क्या करेगा, खत्म होता हुआ चला जाएगा। और जब ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, उसी वक्त से हमारा बुढ़ापा चालू। इसलिए कहते हैं कि अगर हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि ना हो तो बचपन से ही बच्चे बुढ़ापे ही रहते हैं, बूढ़े ही रहते हैं। आप देखे होंगे कि कोई कोई बच्चा छोटा ही रहता है, तभी वो लगता है कि ये बूढ़ा हो गया है। कारण क्या होता है कि उसके शरीर में जो थाइमस ग्रंथि पाई जाती है वो पूर्ण रूप से एक्टिव नहीं है, पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं है। इसलिए वो बच्चा लगता है कि पहले से ही बूढ़ा हो गया है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू। टॉन्सिल्स समझ लेते हैं, टॉन्सिल्स क्या होता है। देखिए, जो आपका ये गला है ना, गले के नीचे यहाँ पर देखेंगे एक गांठ पाई जाती होगी, इस गांठ को कहते हैं टॉन्सिल्स। और यहाँ पर भी टॉन्सिल्स पाई जाएगी। जैसे इसको हम टॉन्सिल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये छोटे बच्चे रहते हैं ना, छोटे बच्चे, उस समय टॉन्सिल्स क्या करता है, शरीर में एंट्री करने वाले जितने भी रोगाणु होते हैं उन सभी रोगाणु को मार मार कर खत्म कर देता है। लेकिन कभी कभी ये टॉन्सिल्स फूल कर बड़ी हो जाती है, उस समय टॉन्सिल्स में लिम्फ की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर लिम्फ की ये जो टॉन्सिल्स होता है ना, थोड़ा सा फूल जाती है, जिसको कहते हैं ना गिल्टी निकली है ना। बच्चे का गांव में कहते हैं कि गिल्टी निकली है, तो गिल्टी नहीं होती है, दरअसल टॉन्सिल जो होता है उसमें लिम्फ का जमाव हो जाने के कारण वो थोड़ा सा फूल जाती है और वहां पर दर्द करने लगता है। क्लियर है यहाँ तक बाबू। अब आगे देख लेते हैं कि हमारे जो लिम्फ है इससे कुछ संबंधित रोग समझ लेते हैं। देखिए, आपका जो पोलियो रोग होता है तो लिम्फ के ही वजह से होता है। जिस अंग का जैसे ये हमारा अंग है, इस पूरे अंग का अगर लिम्फेटिक सिस्टम काम करना बंद कर देगा तो यहाँ पर पोलियो रोग हो जाएगा। ऐसे हाथ पतले उतले हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं, यहाँ तक पूरी तरह से ब्लड का पंपिंग सेट खत्म हो जाता है। जो ब्लड पंप होता रहता है वो पूरी तरह से एक्टिव नहीं, पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर वो अंग हमारा काम करना ही बंद कर देता है। तो पोलियो रोग का मुख्य कारण यही है कि लिम्फ तंत्र जो होता है वो पूरी तरह से वर्क करना बंद कर देता है। और देखिए कौन सा रोग होता है, जैसे आप सुने होंगे ना हाथी पांव नामक रोग। हाथी पांव कैसे होता है बाबू, ये कोई एक प्रॉपर अंग होगा, वो प्रॉपर अंग क्या करेगा, वो काम करना बंद कर देता है। देखिए कैसे, प्रॉपर अंग में ना ऐसे देखेंगे मोटा हो जाता है, जैसे हाथी जैसे दिखता है ना वैसे हो जाता है। इसको थोड़ा सा मिटा दे तो आगे बताएं कैसे होता है। देखिए, जैसे ये आपका पैर है, पहले नॉर्मल रहेगा तो इस टाइप में दिखेगा, नॉर्मल पैर रहेगा तो कुछ इस टाइप में दिखेगा।
ये नॉर्मल पैदा है तो इस टाइप में दिखेगा। लेकिन जब यहाँ पर हाथी पाँव हो जाएगा, हाथी पाँव में क्या होगा, इसके आकार में वृद्धि हो जाएगी, ऐसे ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पर मोटी मोटी उंगलियां हो जाएंगी, मोटी मोटी उंगलियां हो जाएंगी। तो ये हाथी पाँव नामक रोग होता है। अब ये हाथी पाँव होता कैसे है, देखिए कैसे होता है। जैसे आपके जहां जहां पर पूरे बॉडी में लिम्फ सिस्टम पाया जाता है, पूरे बॉडी में लिम्फ सिस्टम पाया जाता है। अब आप सोचिए कि यहाँ पर धमनी और सिरा का जाल भी पाया जाता है ना पूरे शरीर में। समझने वाली बात है कि जहां पर ये पूरा अंग पाया जाएगा उसको कहते हैं केशिका। अब केशिका से ही जब रुधिर छन जाएगा उसको कहेंगे लसिका। रुधिर जब भी छन जाता है उसको कहेंगे लसिका। अब लसिका क्या करता है, यहाँ से इस वाहिनी की मदद से ऊपर जाता है। लेकिन ये रोग कैसे होता है, ये आपकी जो वाहिनी ऊपर ले जा रही है ये पूरी तरह से खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है बाबू, ये वाहिनी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अब आप सोचिए कि ये ले जाने वाली वाहिनी तो खत्म हो गई और यहाँ पर लसिका लगातार छन रहा है ना। तो यहाँ पर धीरे धीरे लसिका क्या करेगी, छनने लगेगा। यहाँ पर आपका लसिका पाया जा रहा है, देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर आपका लसिका पाया जा रहा है। एक वाहिनी ये ले आने वाली हो गई ब्लड को, एक ले जाने वाली हो गई। अब यहीं पर एक, इसको हम थोड़ा सा दूसरे कलर में कर देते हैं। ये है आपका लसिका, लसिका ये पूरी तरह से खत्म हो गई है। हाँ, अब यहाँ पर धीरे धीरे लसिका का निर्माण होता रहेगा। तो आप ये बताओ कि ये लसिका का निर्माण तो दिन पर दिन ये रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रुधिर केशिकाओं का जाल पाया जा रहा है, ये रुकेगा नहीं और ये लगातार धीरे धीरे पदार्थों को छानता रहेगा। तो यहाँ पर लसिका का जमाव इकट्ठा हो जाता है और वो लसिका क्या करेगा, धीरे धीरे आकार में वृद्धि करने लगेगा। और वृद्धि करने की वजह से आपकी जो मांसपेशियां होती हैं यहाँ की, वहां पर वो फूलने लगती हैं। अब फूलने की वजह से इस रोग, ये एक रोग का निर्माण हो जाता है। इस रोग को कहते हैं हाथी पाँव रोग। ये आपके किसी भी अंग में हो सकता है, हाथ में भी हो सकता है, पैर में भी हो सकता है, किसी भी जगह पर हो सकता है हाथी पाँव नामक रोग। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हाथी पाँव लोगों में कैसे होता है। ये बचपन में अवस्था में नहीं होता, जब ये बड़े हो जाते हैं तब अधिकतर हाथी पाँव नामक रोग होता है। उस वक्त तो वहां की जो लसिका वाहिनी होती है वो पूरा रूप से काम करना बंद कर देती हैं। क्लियर है बाबू? और देखिए कौन सा रोग हो जाता है, देखिए बच्चे में कभी कभी देखेंगे कि फुंसी हो जाती है। फुंसी क्यों हो जाती है तो उसको समझ लेते हैं। आपके जैसे आपका जो लसिका गांठें होती हैं, लसिका गांठों में क्या करता है, वो लिम्फोसाइट का निर्माण करता है और लिम्फोसाइट का निर्माण करेगा तो रोगों से लड़ने में मदद करता है ना। लेकिन अब देखिए, जैसे ये आपका पैर है, मान लो पैर से बताएंगे, चाहे हाथ से किसी भी अंग से बताते रहे, पैर से बता रहे हैं। जैसे आपका पैर है, यहाँ पर आपकी जगह जगह पर लसिका गांठें पाई जाएंगी। अब लसिका गांठें जहां पर पाई जाएंगी, यहाँ पर कुछ रोगाणु आकर बेचारे फंस जाते हैं। मोटे तगड़े हट्टे कट्टे होते हैं ना, तो कुछ रोगाणु यहाँ पर आकर फंस जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ रोगाणु आकर के फंस जाएंगे। जैसे यहाँ पर फंसे हैं तो ये पगले इतने घटिया टाइप में होते हैं, ये संख्या में वृद्धि करने लगेंगे। जहां पर फंसेंगे वहीं पर संख्या में वृद्धि करने लगेंगे। जाओ खूब फैल जाओ, इधर उधर फैल जाओ। तो जितने भी फंसेंगे यहाँ पर, ये धीरे धीरे यहाँ पर फैलना शुरू कर देंगे, जितने भी रोगाणु होंगे। अब फैलना शुरू करेंगे तो वहां पर आपका दर्द होना शुरू हो जाएगा। जैसे रोगाणु फैलना शुरू करेंगे तो वहां पर दर्द होना शुरू हो जाएगा। और ज्यादा संख्या में वृद्धि करिए तो ये छोटी सी फुंसी बन जाती है आपके शरीर में, वहां पर छोटी सी फुंसी बन जाएगी और वो फुंसी धीरे धीरे पकना शुरू कर देगी। यदि इसको समय रहते हुए डॉक्टर को नहीं दिखाया गया तो वहां पर वो बड़ा सा घाव बन जाता है। क्लियर है बाबू? यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि आपके छोटे बच्चे रहते हैं जब, तो उन्हें फुंसी क्यों होती है। क्लियर है ना यहाँ तक? तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ मिलेंगे बाबू हम नए चैप्टर में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।